आम जनता की सुविधा और सुविधा को देखते हुए पिछले कई महीनों में हम लोगों ने कई कदम उठाए हैं। और जैसे कि दाखिल खारिज का जो मामला हुआ करता था, उसमें फीफो पद्धति, पहले आओ पहले पाओ, का कर्मचारी आरओ सीओ के यहाँ होते हुए उसको डीसीएलआर देखेंगे और डीसीएलआर अंतिम पदाधिकारी होंगे उसके जांच के लिए, और जांच करके वो फिर जो उनका मंतव्य होगा उसके आधार पर सीओ को जमाबंदी स्थापित करना है या पुनर्स्थापित करना है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राजस्व व भूमि सुधार विभाग से जुड़े हुए शिकायतों को दूर करने के लिए एक बार फिर से पहल किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजस्व व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता जी नमस्ते। इस बार क्या कुछ आप लोगों ने समस्या के समाधान को लेकर के? राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार पिछले कई महीनों से आम जनता की सुविधा और सुविधा को देखते हुए पिछले कई महीनों में हम लोगों ने कई कदम उठाए हैं। और जैसे कि दाखिल खारिज का जो मामला हुआ करता था, उसमें फीफो पद्धति, पहले आओ पहले पाओ, उसके बाद फिर डिफरेंट कोर्ट जो है उस कोर्ट की का जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, उसको दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने कई कदम उठाए और आम जनता की समस्याओं का लगातार अध्ययन किया जा रहा है कि जिन वजहों से भूमि विवाद और भूमि समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उनका निदान हो या फिर वो विवाद ही ना हो। उसी क्रम में अभी 2017 में जो जमाबंदी हुआ करता था, जो उसका डिजिटाइजेशन हुआ, उसमें लगभग 9-9.25 लाख केसेज बच गए, मतलब उनका नहीं हो सका डिजिटाइजेशन। या फिर जो डिजिटाइजेशन हुआ भी उसमें बहुत सारी कमियां रह गई, गड़बड़ी रह गई, नाम में गड़बड़ी, ग्राम में गड़बड़ी या कहीं ना कहीं गड़बड़ी रह गई। उन चीज़ों के समाधान के लिए, वन टाइम सॉल्यूशन के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो गड़बड़ी है, परिमार्जन के रूप में आवेदन आता था, उन गड़बड़ियों को अब जो हल्का कर्मचारी हैं वो रिपोर्ट देंगे, आरओ उसका वेरिफिकेशन करेंगे, सीओ इसको फाइनल शेप में पहुंचाकर और उसे, यदि नए जमाबंदी का मामला है, बिल्कुल नया, जब जमाबंदी हुई नहीं या जमाबंदी फटी हुई रही हो रजिस्टर, तो उसका समाधान, उसका अंतिम जो है सत्यापन कह लें, उसकी जांच कर लें, ये एडीएम के यहाँ जाएगी फाइल और एडीएम उसको माने उसका समाधान करके और उसके बाद फिर उसको भेजेंगे, आदेश देंगे, तब सीओ उस करेक्शन को करते हुए जमाबंदी को पुनर्स्थापित करेगा। निश्चित तौर पे उसी तरह से जिस केस में करेक्शन नहीं हुआ, करेक्शन की ज़रूरत हो, जिस केस में मतलब नाम छूट गया हो या कोई चीज़ छूट गया हो, तो जहाँ करेक्शन का मामला है वो डीसीएलआर अपने स्तर से वो डीसीएलआर तक फाइल जाएगी। यानी कि हल्का कर्मचारी आरओ सीओ के यहाँ होते हुए उसको डीसीएलआर देखेंगे और डीसीएलआर अंतिम पदाधिकारी होंगे उसके जांच के लिए, और जांच करके वो फिर जो उनका मंतव्य होगा उसके आधार पर सीओ को जमाबंदी स्थापित करना है या पुनर्स्थापित करना है। ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये इनको देखने के लिए, जैसे जमाबंदी कायम हुई, जमाबंदी में परिवर्तन हुआ, ये पहले से सॉफ्टवेयर है कि उसको आप देख सकते हैं, लेकिन जो परिवर्तन हुआ ये नहीं देख सकते थे। अब हमने एक लिंक उसमें ऐड कराया है उस सॉफ्टवेयर में कि कोई भी आम आदमी जमाबंदी में होते हुए परिवर्तन को देख सकता है बाहर से। तो ये एक पारदर्शी बनाने की व्यवस्था है ताकि आम आदमी उस करेक्शन को अप्रूव करे देखकर और कोई गड़बड़ी न हो, इस बात का ख्याल रखे। अब ये विजिबल और ये माने पारदर्शी व्यवस्था में जो परेशानियां आम आदमी की होती थी वो घटेंगी। तो एक तो ये किया गया, दूसरा किया गया कि जो ये
अभियान बसेरा था, उसमें 21,597 वास रहित भूमिहीन बिहार में अभी तक बताए जाते थे। तो बचे हुए वास रहित भूमिहीन, अब उनको मार्च 2024 तक हम लोग पर्चा देकर 3 डिसमिल से 5 डिसमिल पर्चा देकर उनको बसाएंगे। और ऑपरेशन बसेरा 2 के अंदर जो शुरू हो चुका है, उसमें हम पैरेलली सर्वे करवा रहे हैं कि जो वास रहित भूमिहीन हो चाहे कोई और हो, जो जिनका परिवार अलग हो गया, शादी ब्याह हो गई, फैमिली अलग हो गई, वैसे लोगों को हम ऑपरेशन बसेरा 2 में उसका अध्ययन करवा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं। और बाद में वैसे लोगों को भी हम माने सरकार ज़मीन देगी और उन्हें बसाएगी जिनके पास एक धुर भी ज़मीन अपने घर बनाने के लिए नहीं है। तो ये प्रक्रिया दूसरी अभियान बसेरा 2 के तहत हम समूह में, मतलब उन लोगों को समूह में बसाकर रोड बिजली की व्यवस्था करके और प्लॉट काट के हम देना चाहते हैं ऑपरेशन बसेरा। इवन 1 में भी जहाँ तक समय देंगे, 2 में तो देंगे ही देंगे। उसी तरह से पिछले दिनों रिक्रूटमेंट 10,101 कर्मचारियों पदाधिकारियों का अमीन से लेकर कानूनगो से लेकर विभिन्न स्तर पर कर्मचारी स्तर पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 10,101 बहाली होगी। जुलाई में हम ये बहाली की प्रक्रिया पूरी करेंगे और अगस्त से ट्रेनिंग और अपने काम पर ये लोग लग जाएंगे। उससे जो विशेष सर्वेक्षण है उसको उस कार्य में तेजी आएगी और जल्द से जल्द भूमि विवादों को निपटाने में हम लोग को मदद मिलेगी, सहूलियत होगी निश्चित तौर पे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र पर में जो परेशानियां हैं वो बनी ही रह रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर लोग ज़मीन से जुड़े विवादों में फंसते जा रहे हैं। तो क्या उसके लिए पहल? देखिए, सबसे बड़ी जैसे सरकार ने जो विगत दिनों में जो सुधार के कार्यक्रम किए हैं उसके तहत काफ़ी प्रगति हो रही है। आप जाएंगे गांव में तो आप देखेंगे कि जो 6-6 महीना से पड़ा हुआ था दाखिल खारिज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वो तेज़ी से उसका निष्पादन हो रहा है। और जो निष्पादन हो रहा है वो ज़्यादा गरीबों का केस निष्पादित हो रहा है क्योंकि वही उपेक्षित थे। अब सीरियल नंबर से आना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फी फो, पहले आओ पहले पाओ। तो जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया उनका काम पहले होगा, किसी की पैरवी नहीं चलेगी। और जिनका बाद में आए उसका बाद में होगा। अब इसमें जब एट पार आ जाएगा तो फिर हम समय सीमा निर्धारित करके और उसको लागू करने का काम करेंगे ताकि आम आदमी को इस तरह की समस्या से निजात मिले। अब बहुत सारे लोग कानून, बदले हुए कानून की जानकारी के अभाव में किसी गलत आदमी के हाथ में न फंस जाए, इस बात की हम अपील करते हैं। आप नियम को पहले जानिए कि सीओ के यहाँ एक बार जब आपने फाइल कर दिया, उन्होंने निर्णय ले लिया रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड, तो उसके बाद सीओ के यहाँ जाना ही नहीं है। उसके बाद डीसीएलआर के यहाँ आप असंतुष्ट हैं तो जाइए। अब ये पहले ये रिपीट करता था, उसकी वजह से बहुत तरह के शोषण का माने शोषण होता था आम जनता का। अब शोषण नहीं होगा, ये नियम जानेंगे तब। ये नियम जानकर और उसका डीसीएलआर के यहाँ अपील कीजिए और इस तरह से प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो नियमों को जाने और सरकार जल्द ही एक होर्डिंग के रूप में या कहीं प्रचार व्यवस्था करेगी ताकि जो नए बदले हुए नियम को लोग जाने और उसका लाभ उठाएं। निश्चित तौर पे एक सवाल यह कि बिहार में विपक्षी एकजुटता को लेकर 23 जून को बैठक होने वाली है। विपक्ष का आरोप है, बीजेपी का आरोप है कि 23 जून को विधवा विलाप जो है ये लोग करेंगे। सही है? नहीं, ऐसा है कि जो बीजेपी है उसको क्यों परेशानी है ये समझ में नहीं आ रहा है। और विपक्षी एकता तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। विपक्ष विमर्श करे, विपक्ष एकजुट हो, विपक्ष मजबूत हो, यह एक अच्छे डेमोक्रेसी की निशानी है। और वो आलाप क्यों कर रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो आप समझ लीजिए कि ये घबराहट है। ये आने वाले दिनों के आम आवाम क्या सोचती है उनके बारे में, इससे वो घबराए हुए हैं। विपक्षी एकता उसी के अनुरूप हो रही है क्योंकि आम जनता का रुख है कि अगली बार जो है वो विपक्षी सरकार।
तो इस आम जनता की इस रुख से वो घबराए हुए हैं और उनको लगता है कि यदि विपक्षी एकता न हो, टूट जाए, तब उनकी बल्ले बल्ले हो, क्योंकि बांट कर ही तो अभी तक शासन किया है उन लोगों ने। तो इसलिए राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में जो कुछ भी कर रहा है उसमें आम जनता की भारी सहमति और भारी समर्थन है। ये घबराहट जो उनकी है भारतीय जनता पार्टी वालों की, वह मतलब यूं ही नहीं है, ये इस बात को दिखाता है। तो कोई ठीक नहीं कि प्रधानमंत्री भी अपना प्रोग्राम यहाँ बना दें, मैंने सिर्फ इतना ही के लिए कि विपक्ष के लोग एक जगह बैठ रहे हैं। तो आप घबराहट का लेवल समझ सकते हैं। तो लेकिन जनता इस बार मानने वाली नहीं है। चिराग पासवान भी कर रहे हैं कि इनका जो सपना है नीतीश कुमार का धराशायी हो जाएगा, जिस तरह से जो खगड़िया पुल। अब चलिए, चिराग पासवान जो भी बोल रहे हैं, अब इलेक्शन आते आते हम समझते हैं कि सब कुछ समझ जाएंगे। उसका मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता का। इस करो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।